हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा अध्याय 11, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। तो इस अध्याय को हमने फोर्थ चैप्टर हमारा किया था मांग का सिद्धांत, उस सिद्धांत के इसको बिल्कुल विपरीत हम समझ सकते हैं। अगर आपको फोर्थ चैप्टर याद होगा तो इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उसी के हिसाब से मैंने जैसे उसमें स्टेप वाइज आपको करवाया था कि मांग क्या है, मांग तथा मांगी गई मात्रा में क्या अंतर है, उसके बाद मांग अनुसूची, मांग वक्र, उसमें व्यक्तिगत और बाजार। तो उसी प्रकार से आपको स्टेप वाइज यहाँ पर भी करवाया जाएगा ताकि आप उससे रिलेट करके इसको समझ सकें। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, छोटा प्रश्न बनेगा ये कि पूर्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। तो पूर्ति का क्या अर्थ है? किसी वस्तु की वे मात्राएं, अब यानी कि ये एक से ज्यादा है, आपको ये ध्यान रखना है। वे मात्राएं जो एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। जब हमने मांग की बात की थी तो मांग में हमने किसकी बात की थी? उपभोक्ता की। लेकिन जब हम पूर्ति की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्पादक। उत्पादक, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता दो साइड होती हैं। किसी भी जो हमारा विनिमय होता है उस विनिमय की दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है उपभोक्ता और एक पक्ष होता है उत्पादक। तो उपभोक्ता तो वो है जो मांग करता है, खरीदता है, और उत्पादक क्या है? जो पूर्ति करता है यानी कि बेचता है। तो पूर्ति क्या है? वे मात्राएं हैं जो एक विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है। यानी कि अलग अलग कीमतों पर संभव, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब कि जो कीमतें सोची भी ना जा सके उन पे नहीं, जो संभव है, एक वस्तु की जो संभव कीमतें हैं उन पर वो बेचने के लिए तैयार है। तो वो पूरी की पूरी जो तालिका है वो क्या है? पूर्ति है। उसमें से कोई एक मात्रा नहीं बल्कि वे मात्राएं हैं, वो सारी की सारी मात्राएं जो एक विक्रेता बेचने के लिए तैयार है अलग अलग कीमतों पर। तो ये हमारा पहला इसका क्वेश्चन का उत्तर हुआ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? जैसे वहां पर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर। अब यहां पर ये एक थोड़ी सी नई टर्म है जो मान लो हमारे मांग वाले में नहीं थी। तो ये है पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर स्पष्ट करें। इसके ऊपर एक छोटा प्रश्न भी आता है जो इसके बाद आप समझेंगे जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो पहले तो हम पूर्ति का अर्थ बताएंगे। पूर्ति किसी वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं हैं जो एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है। तो ये पूर्ति की डेफिनेशन हमारी यहां पर आ गई। अब स्टॉक क्या है? तो स्टॉक क्या है कि किसी वस्तु की कुल मात्रा जो किसी समय में विक्रेता के पास मौजूद होती है। अब ऐसा है कि जरूरी नहीं है जितना उसके पास माल पड़ा है वो सारे का सारा पूर्ति करे। अगर उसको उसके मुताबिक कीमत मिल रही है तो वो उस वस्तु की पूर्ति करेगा, अगर उसको कीमत नहीं मिल रही तो वो उस वस्तु की पूर्ति नहीं करेगा। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक एक बड़ी टर्म है। वे कुल मात्राएं हैं जो उस उत्पादक के पास मौजूद हैं, वो चाहे उसको बाजार में बेचने के लिए उतार रहा है या नहीं उतार रहा। उदाहरण के लिए अगर हम यहां पर एक उदाहरण लें, मान लो एक उत्पादक के पास 100 इकाइयां हैं किसी चीज की, ठीक है। 100 इकाइयां हैं, मान लेते हैं हम 100 जोड़ी जूते हैं उसके पास। अब वो 500 रुपए प्रति जूते के हिसाब से, ठीक है, इसमें से 50 इकाइयां बेचने को तैयार है।
कि 500 रुपये प्रति जोड़ी जूते के अगर कीमत है तो वो 50 इकाइयां बेचने को तैयार है। तो ये उसकी कुल मात्रा है जो उसके पास मौजूद है किसी एक निश्चित समय में, यानी कि 100 इकाइयां, यानी 100 जूते, जो 100 जोड़ी जूते हैं। लेकिन इस 500 रुपये कीमत पर वो सिर्फ 50 जोड़ी बेचने को तैयार है। तो यानी कि इसमें से पूर्ति कितनी हुई 50 और टोटल कितनी थी 100। तो स्टॉक क्या हुआ, कुल मात्रा जो उसके पास है, और पूर्ति क्या हुई, उस स्टॉक का एक हिस्सा जो वो बेचने के लिए किसी निश्चित कीमत पर तैयार है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, एक छोटा, आपके किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी सेट में ये आता रहता है कि क्या पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे कि पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या होगा, असत्य, कि पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारा एज इट इज, अगर आपको 4th चैप्टर आपको याद है तो उसमें क्या था, मांग तथा मांगी गई मात्रा में अंतर स्पष्ट करें। तो यहां पर क्या है, पूर्ति तथा पूर्ति की मात्रा में अंतर स्पष्ट करें। तो उसमें क्या करेंगे, पहले पूर्ति की डेफिनेशन। पूर्ति की डेफिनेशन वही है, किसी वस्तु की वे मात्राएं जो एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार है। ये हमारी आ जाएगी यहां पर डेफिनेशन पूर्ति की। ये पूर्ति की जो डेफिनेशन है उसको तालिका से आपको समझाया गया है। इस तालिका में अगर आप देखें तो यहां पर बिल्कुल जो सिंपलेस्ट जो तालिका इसकी बन सकती है उसके हिसाब से आपको करवाया है। आगे जो डायग्राम है वो भी आपको इसी तालिका के हिसाब से करवाए जाएंगे, ताकि एक ही तालिका आपके पूरे चैप्टर में काम आती रहे। तो आप यहां पर देखें, कीमत है, मात्रा है। 1 रुपए जब कीमत है तो वो वस्तु की एक मात्रा बेचने को तैयार। 2 रुपए अगर कीमत होगी तो वो 2, 3 रुपए होगी तो 3, 4 रुपए होगी तो 4, 5 रुपए होगी तो 5। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो कौन सा संबंध है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी जो पूर्ति है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, कीमत बढ़ने से उसकी पूर्ति भी बढ़ रही है, यानी कौन सा संबंध हुआ, धनात्मक। कौन सा संबंध हुआ, धनात्मक संबंध हुआ। आपको अगर चौथे चैप्टर की तालिका याद हो, वहां पर भी आपको बिल्कुल सिंपल तालिका करवाई गई थी, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर P, यहां पे क्वांटिटी 1 2 3 4, तो वहां पर क्या था 4 3 2 1। वहां पर हमने उल्टा किया था। क्यों किया था, क्योंकि मांग के साथ उल्टा संबंध है। कौन सा संबंध है, ऋणात्मक। मांग और कीमत के बीच में कौन सा संबंध है, ऋणात्मक। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। और पूर्ति के केस में कीमत और मात्रा के बीच में कौन सा संबंध है, या कीमत और पूर्ति के बीच में कौन सा संबंध है, धनात्मक। यानी कि एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो पूर्ति का क्या हुआ कि वे विभिन्न मात्राएं, ये मात्राएं जो विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने को तैयार है। तो यानी कि सारी की सारी जो ये मात्राएं हैं वो अलग अलग कीमतों पर बेचने को तैयार है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति। इसके बाद हमारी आती है पूर्ति की मात्रा। अब पूर्ति की मात्रा का क्या अर्थ है, पूर्ति की मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से। अब यहां पर आप ध्यान दें, एक ही मात्रा है, वो वहां थी मात्राएं, यहां पे क्या है, विशेष मात्रा से है जो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब एक ही है, मान लो यहां पर हम पूर्ति की मात्रा समझेंगे इससे। बाजार में सभी कीमतें तो प्रचलित नहीं होंगी, इनमें से कोई एक कीमत एक समय में प्रचलित होगी। तो उस विशेष कीमत पर वो उत्पादक उसकी कितनी इकाइयां बेचने को तैयार है, वो हमारी क्या होगी, पूर्ति की मात्रा। जैसे कि बाजार में कीमत चल रही है 3 रुपए, तो वो 3 रुपए कीमत पर कितनी मात्रा बेचने को तैयार है, 3 इकाइयां बेचने को तैयार है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति की मात्रा। ये जो 3 है ये क्या है, पूर्ति की मात्रा। विशेष मात्रा है ये जो एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर वो बेचने को तैयार है। मान लो अगर बाजार में कीमत होती 5, तो इस 5 रुपए कीमत पर वो कितनी बेचने को तैयार होता, 5 इकाइयां। तो इस प्रकार से
ये उसी तरीके से जैसे मांग और मांगी गई मात्रा में अंतर है। पूरी की पूरी तालिका जो होगी वो क्या है, पूर्ति, और उसमें से कोई एक विशेष कीमत पर विशेष जो मात्रा होगी वो होगी हमारी पूर्ति की मात्रा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र। इस अध्याय का हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, पूर्ति अनुसूची क्या है। तो वैसे ही जैसे हमने मांग अनुसूची की थी, तो यहां पर क्या है, पूर्ति अनुसूची। तो पूर्ति अनुसूची क्या है, वह तालिका जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्रा को प्रकट करती है। ठीक है, तो विभिन्न संभव कीमतें हैं और उस पर बिक्री के लिए कितनी मात्रा प्रस्तुत की जा रही है, वो जो तालिका है वो विभिन्न संभव कीमतों पर विभिन्न जो मात्राएं हैं उनको दिखाने वाली जो तालिका है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ति अनुसूची। तो जैसे हमने मांग अनुसूची की थी कि मांग अनुसूची दो टाइप की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो ऐसे ही यहाँ पर व्यक्तिगत जो पूर्ति अनुसूची है वह भी दो प्रकार की होती है, एक है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और दूसरी है बाजार पूर्ति अनुसूची। अब पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का क्या अर्थ है। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची एक फर्म द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर या विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। एक फर्म की बात है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, व्यक्तिगत यानी कि एक फर्म। अब एक उद्योग होता है, जैसे हम मान लेते हैं कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग में बहुत से फर्में हैं। ऐसे ही हम मान लेते हैं जूते बनाने वाला उद्योग या जूता उद्योग, तो जूता उद्योग में कोई एक फर्म तो नहीं है, जूते बनाने वाली बहुत सी फर्में हैं। तो बहुत सी फर्मों को हम क्या कहते हैं, जब बहुत सी फर्मों को योग को हम क्या कहते हैं, उद्योग। तो बहुत सी फर्मों का योग उद्योग, ठीक हो गया। तो उनमें से किसी एक फर्म के द्वारा जब पूर्ति प्रकट की जाती है कि विभिन्न कीमतों पर वो कितनी पूर्ति करने वाली है, तो उस अनुसूची को हम क्या कहते हैं, पूर्ति अनुसूची। यहाँ से हम समझते हैं इसको, कीमत दी हुई है और मात्राएं दी हुई हैं। हम एज इट इज उसी तरीके से समझेंगे जो पिछली हमने तालिका प्रयोग की थी कि बिल्कुल आसान 1 2 3 4 5। तो मात्राएं भी ऐसी 1 2 3 4 और 5। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मात्राएं भी या प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति भी बढ़ रही है। तो यानी कि पूर्ति और कीमत में कौन सा सिद्धांत है, मात्रा और कीमत में पूर्ति के संदर्भ में धनात्मक संबंध है। अब ये तो हो गई व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अब हम देखते हैं कि बाजार, फिर बाजार अनुसूची क्या है। अब यहां पर एक फर्म थी, अगर मैं इनको सभी फर्में कर दूं, यही डेफिनेशन रह जाएगी, लेकिन एक फर्म की बजाय हम क्या कर दें, यहां पर सभी फर्में अगर कर दें तो वो क्या बन जाएगी, बाजार पूर्ति अनुसूची। तो बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है, यह सभी फर्मों या उद्योग, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम एक प्रकार की फर्मों को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, उद्योग। तो सभी फर्मों या उद्योग द्वारा विभिन्न कीमतों पर की जाने वाली पूर्ति को प्रकट करती है। तो यहां पर हमने एक की बात की थी, एक फर्म की, यहां पर हम कर रहे हैं एक से ज्यादा की। अब हमने यहां पर दो फर्में ली हैं, ठीक है। जो चीज दो फर्मों पर लागू होती है वो पूरे उद्योग पर भी लागू होगी, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं, ताकि हमारा जो एनालिसिस है यहाँ पर हम 10 फर्में भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम 2 फर्में ले रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम उसको उद्योग मान रहे हैं कि एक उद्योग में 2 ही फर्में हैं। तो यहाँ पर कीमत हमने दिखाई है 1 2 3 4 5। मात्राएं, जो फर्म एक की मात्राएं हैं, ये वाली मात्राएं हमने यहाँ पे दिखा दी।
कि 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5। अब हमने ली फर्म बी, ठीक है। फर्म बी का क्या दिखाया हमने, 1 रुपए कीमत पर वो 2 इकाइयां बेचने को तैयार है, 2 रुपए कीमत पर 3 इकाइयां बेचने को तैयार है, और 3 रुपए कीमत पर 4 इकाइयां बेचने को तैयार है, 4 रुपए कीमत पर 5 इकाइयां, और 5 रुपए कीमत पर 6 इकाइयां बेचने को तैयार है। तो अब जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उद्योग में 2 ही फर्में हैं, तो अब हम देखते हैं कि उद्योग में जो पूर्ति है वो कितनी है। तो 1 रुपए कीमत पर पूरे उद्योग की जो पूर्ति है वो कितनी है, 3 रुपए, 3 इकाइयां। 2 रुपए कीमत पर 2 + 3 कितनी होगी, 5 इकाइयां। 3 रुपए कीमत पर 3 + 4 7, 4 रुपए कीमत पर 4 + 5 9, और 5 रुपीज कीमत पर 5 + में 6 11। तो इस प्रकार से हमारे पास 2, एक व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची आ गई और एक बाजार पूर्ति अनुसूची आ गई। तो ये सभी फर्मों के द्वारा की जाने वाली पूर्ति है। इसके बाद हम करेंगे अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्ति वक्र क्या है। तो इसी अनुसूची को वक्र के रूप में दिखाने को हम क्या बोलेंगे, पूर्ति वक्र। 5th क्वेश्चन हमारा है पूर्ति वक्र क्या है। तो पूर्ति वक्र की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, जैसे हमने मांग वक्र किया था कि मांग वक्र क्या है। तो पूर्ति वक्र क्या है, पूर्ति वक्र पूर्ति अनुसूची का, जो हमने ये पूर्ति अनुसूची की थी, इसका रेखा चित्र या प्रस्तुतिकरण। जब हम इसको रेखा चित्र के रूप में दर्शा देंगे तो वो क्या बनेगा, पूर्ति वक्र। यह वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध को प्रकट करता है। धनात्मक संबंध का मतलब क्या है कि अगर एक अक्ष पर जो भी चीज दिखाई जा रही है वो बढ़ रही है, तो दूसरे अक्ष पर जो चीज दिखाई जा रही है वो भी बढ़ेगी। अगर एक घट रही है तो दूसरी भी घटेगी, यानी कि एक दिशा में, कौन से में, एक दिशा में जब परिवर्तन होता है, एक दिशा में परिवर्तन, तो जब एक दिशा में परिवर्तन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, धनात्मक संबंध। पूर्ति वक्र में भी हमारे 2 कैटेगरीज हैं, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। जैसे हमने मांग वक्र में किया था कि व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, तो यहां पर भी ऐसा ही है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। अब व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का क्या है, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। अब हमने पूर्ति अनुसूची क्या, जो पूर्ति वक्र है वो क्या कहा कि पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण पूर्ति वक्र है। तो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या हुआ, तो सीधी ही बात है कि एक फर्म की पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या होगा, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। ये हमारी एक फर्म की पूर्ति अनुसूची है, कीमत दी हुई है, मात्रा दी हुई है, कीमत 1, मात्रा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। तो ये हमारी होगी कीमत और मात्रा के बीच में संबंध, जो पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची द्वारा दर्शाया गया है। जब हम इसको डायग्राम में ले आएंगे, रेखा चित्र में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ति वक्र। जैसे हमने आप OX पर आप हमेशा जब भी आप मांग और पूर्ति का चित्र बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें OX पर क्या दिखाना है। तो OX पर आप हमेशा क्वांटिटी दिखाओगे और OY पर आप हमेशा प्राइस दिखाओगे। ये आपको बात बिल्कुल पक्की कर लेनी है कि OX पर क्वांटिटी यानी कि मात्रा और OY पर कीमत यानी कि प्राइस। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, कीमत और मात्रा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कीमत और यहाँ पर आप लिख सकते हो मात्रा, लेकिन अगर इंग्लिश में कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई डायग्राम ऐसे हैं जिसमें हिंदी की जो टर्म्स है आपकी उसमें किताब में नहीं दी हुई डायग्राम्स में, और ये आपको थोड़ा सा आसान भी पड़ेगा। तो 1 रुपये कीमत पर मात्रा कितनी है, 1, हमने दोनों तरफ से मिलाया, हमें एक बिंदु मिल गया। अब किसी भी वक्र को हम कैसे बनाते हैं, हम 2 अक्ष को जहां पर वो मिलते हैं आपस में, वहां पर एक बिंदु हमारे पास आ जाता है। हम जब सभी बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमारे पास एक वक्र बन जाता है। 2 रुपये कीमत है तो 2 रुपये कीमत पर 2 रुपये मात्रा, हम यहाँ से चले इस साइड से 2 रुपये कीमत से,
इधर से चले हम 2 रुपये मात्रा से, जहां पर मिले वहां पर एक बिंदु आ गया। फिर 3 रुपये कीमत पर कितना है, 3 मात्रा, तो 3 रुपये कीमत से हम यहाँ पर चले, ऐसे ऐसे चलते रहे। फिर 3 रुपये मात्रा से हम ऐसे ऐसे चलते रहे, जहाँ पर ये दोनों मिल गए वहाँ पर हमारा एक बिंदु आ गया। ऐसे ही 4 रुपये पर, ऐसे ही 5 रुपये पर, तो ये हमारे पास मान लो 5 बिंदु आ गए। तो जब हम इन 5 बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारे पास एक वक्र आ गया, जो हमने जिसको नाम दे दिया SS। अब SS क्यों देते हैं, क्योंकि S फॉर सप्लाई। नाम तो आप कोई भी दे सकते हो, उसको PPB भी दे सकते हो, DD भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हम S इसलिए देते हैं ताकि ये स्टैंड करता है जो सप्लाई का S है, S फॉर सप्लाई। ऐसे ही बाजार पूर्ति वक्र क्या है, उसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। अब जो बाजार पूर्ति अनुसूची थी, अगर हम उसको ग्राफ में उतार दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाजार पूर्ति वक्र। एज इट इज आपका जो मांग वाला जो चैप्टर है उसका बिल्कुल विपरीत ये चैप्टर चल रहा है, उससे आप लिंक करके इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो कैसे हैं, अब हमारी जो बाजार पूर्ति अनुसूची थी वो कैसी थी, बाजार पूर्ति अनुसूची में कीमत दी हुई थी फर्म ए की जो पूर्ति जो वो पेश कर रहा है, बेचने को तैयार है, ठीक है, वो मात्राएं दी हुई है, फर्म बी की दी हुई है, और इन दोनों का कुल जो योग है वो क्या है, बाजार या कुल मात्रा या बाजार मात्रा, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 3 5 7 9 और 11। अब इसको जब रेखा चित्र के रूप में लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्म ए का दिखाएंगे। हमने फर्म ए का बनाया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्म ए का आ गया इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने सभी बिंदुओं को मिला दिया तो हमारे पास ये फर्म ए का पूर्ति वक्र आ गया। इसी प्रकार से फर्म बी का 1 पे कितनी थी, 2 2 पे 3 3 पे 4 4 पे 5 और 5 पे 6। तो जब हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारे पास ये फर्म बी का पूर्ति वक्र आ जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी ये आप ग्राफ्स बनाएंगे या इसमें आपको स्केल का यूज करना है और पेंसिल से बनाने हैं, क्योंकि पेपर में मान लो आपसे कोई एक भी कहीं मिस्टेक हो गई तो उसके लिए अगर आप पेन से बनाएंगे इसको तो आप उसको रब नहीं कर पाएंगे, आपको वो काटना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो पेपर है उसमें बैड इंप्रेशन जाता है। तो आप पेंसिल से बनाएं, पेंसिल से आप उसको अगर कोई गलती भी होती है तो रब करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो स्केल और पेंसिल से ही आपको डायग्राम्स बनाने हैं। उसके बाद जब हम बाजार का बनाएंगे तो बाजार में हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्लब कर देंगे। तो क्लब जैसे हमने इसमें बाजार पूर्ति अनुसूची में क्लब किया फर्म ए फर्म बी, तो यानी कि बाजार में हम क्या कर रहे हैं, सभी फर्मों की जो बाजार उनकी पूर्ति है, व्यक्तिगत पूर्ति है, उसको हम जोड़ के क्या कर रहे हैं, बाजार पूर्ति निकाल रहे हैं। तो 1 रुपये कीमत पर कितना है, 3। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये कीमत पर 3, 2 रुपये पर 5, 3 रुपये पर 7, 4 रुपये पर 9 और 5 रुपये कीमत पर 11, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे। इन बिंदुओं को जब हम मिला देंगे तो ये हमारे पास बाजार पूर्ति वक्र आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। इससे अगले जो क्वेश्चंस हैं वो इससे नेक्स्ट उसमें पार्ट में आपको मिलेंगे, और इस वीडियो की जो PDF है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।